Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, क्रियाशील मध्यवर्ती, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकेंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? ये बहुत सक्रिय होते हैं, क्षणिक स्थायी जातियों का निर्माण होता है इनमें, इसीलिए इन्हें क्रियाशील मध्यवर्ती कहा जाता है। और ये होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक फिशन अर्थात समांश या विषमांश विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं। ये क्रियाशील मध्यवर्ती जो बनते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं, बहुत अधिक रिएक्टिव सक्रिय होते हैं और मेनली 6 तरह के 6 टाइप के ये पाए जाते हैं, जैसे कार्बोकेटायंस, जिसे कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। तो आज हम लेंगे कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन मुक्त मूलक। अब ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं? इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स possessing an odd or unpaired electron. It is electrically neutral and shows paramagnetism. Free radicals are formed by homolytic fission of a covalent bond. ये ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। और ये होमोलिटिक फिशन मतलब समांश विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं और अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक, जिसे कि अनुचुंबकीय बोला जाता है। जैसे एग्जांपल्स हम समझेंगे, क्लोरीन है। क्लोरीन जो है Cl2 का स्ट्रक्चर जो है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो अब प्रकाश या एनर्जी की उपस्थिति में इनका होमोलिटिक फिशन समांश विखंडन होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, दे आर मोर रिएक्टिव विच कोलाइड विद कंपाउंड्स हैविंग मोर concentration and new bonds are formed and they propagate their energy. जैसे एग्जाम्पल, जैसे मीथेन की रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है, वो रिएक्ट करके मीथेन मॉलिक्यूल से जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। अब मिथाइल फ्री रेडिकल क्या है? ये भी कार्बन का फ्री रेडिकल है, क्योंकि कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट है इस पे C पे, कार्बन पे, तो ये एक फ्री रेडिकल का यहाँ निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। And so those organic species in which carbon atom contains unpaired electrons and are formed by homolytic fission are known as free radicals. अब ये भी 3 तरह के होते हैं, इनको अगर इनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स एंड टर्शियरी फ्री रेडिकल्स। तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होते हैं? जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है प्राइमरी कार्बन पर। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन एटम, इट इज नोन एज प्राइमरी फ्री रेडिकल। जैसे एग्जांपल है एथिल, CH3CH2, यहाँ कार्बन पे फ्री रेडिकल है, CH3 भी प्राइमरी आएगा। सेकेंडरी फ्री रेडिकल, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम, इट इज नोन एज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। जैसे एग्जांपल देखेंगे, CH3 होल ट्वाइस CH, ये सेकेंडरी कार्बन है CH, तो यहाँ इस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल इसे कहा जाएगा और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। टर्शरी, तृतीयक फ्री रेडिकल, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो टर्शरी कार्बन पर उपस्थित है, कार्बन परमाणु पर उपस्थित है, तो टर्शरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। CH3 होल थ्राइस C, अब ये टर्शरी कार्बन है, इससे 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, टर्शरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल है, तो ये तृतीयक फ्री रेडिकल कहलाएगा।
और अगर इनका स्थायित्व का क्रम देखा जाए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का सीक्वेंस हम देखें, तो टर्शरी जो है ये सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, देन सेकेंडरी जो आइसोप्रोपिल है, देन प्राइमरी में भी पहले एथिल फिर मेथिल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं और किस तरह से इनका स्थायित्व होता है। और जनरली इनको स्ट्रक्चर हम देखें, यहाँ ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ एल्किल फ्री रेडिकल का बताया गया है। तो इनमें कार्बन परमाणु जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 संकरित अवस्था होता है, जिसमें कि 3 जो है sp2 संकरित कक्षक जो है रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, और एक बचा हुआ जो p कक्षक है, ये वाला जो p कक्षक है, p ऑर्बिटल जो बचा हुआ है p, इसका जो है इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये वाला फ्री रेडिकल जो है प्लेनर ट्रायंगुलर इसके स्ट्रक्चर होता है, समतलीय त्रिकोणीय प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे एक p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इस तरह से ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, और pz ऑर्बिटल जो है ये पैरेलल है, इसके पैरेलल टू प्लेन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल इसका डायग्राम है। For radicals, free radicals obtained from unsaturated compounds are more stable. Unsaturated compounds से जो प्राप्त होते हैं हमें फ्री रेडिकल्स, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि रीजन इसका है रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे बेंजिल C6H5CH2 ये फ्री रेडिकल है, एंड एसिटिल फ्री रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये एसिटिल फ्री रेडिकल है, ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजीन एंड एलिल फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव, बट ड्यू टू डीलोकलाइजेशन दे आर मोर स्टेबल देन एल्किल फ्री रेडिकल्स, क्योंकि ये रीजन है इसका, इसी कारण ये एल्किल फ्री रेडिकल के कंपेयर में ज्यादा स्थायी होते हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी हम देखें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो है मुक्त मूलकों का स्थायित्व हम अगर देखते हैं, तो radicals can be explained by the delocalization of unpaired electron. During hyperconjugation, unpaired electron of pz orbital overlap with sigma orbital of alkyl groups, and delocalization of unpaired electron takes place. And in tertiary free radicals, carbon atom having unpaired electron has 3 alkyl groups, so maximum delocalization of unpaired electrons takes place by hyperconjugation. More will be the alkyl groups on bearing unpaired electron, the more will be the hyperconjugative structures and it becomes more stable. तो हम इसे रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा इसमें बताया, जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप होंगे, तो इसीलिए टर्शरी जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्योंकि टर्शरी ब्यूटिल में क्या है, एक कार्बन जो है 3 CH3 मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मीन्स CH3 CH3 CH3, 9 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सेकेंडरी में क्या होगा, सिर्फ 6 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, CH3 CH3। और इसके बाद प्राइमरी में देखा जाए CH3 CH2, तो एक ही CH3 ग्रुप है, तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा प्रेजेंट है। तो इस तरह से स्टेबिलिटी देखी जाए तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और एलिलिक और बेंजिलिक ग्रुप में अगर देखा जाए, तो इसमें क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एलिलिक ग्रुप है, इसमें ये फ्री रेडिकल बन रहा है, यहाँ कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अभी अनसेचुरेटेड कंपाउंड से बना हुआ फ्री रेडिकल है, तो ज्यादा स्थायी होगा। इसको p पाई कॉन्जुगेशन से हम समझा सकते हैं। और बेंजीन में जो है ये
CH2 है, इसका जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग में इसका पूरा डीलोकलाइजेशन होगा और इसमें ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। C6H5CH2 ये फ्री रेडिकल है। तो इस तरह से बेंजिलिक ग्रुप में जो है फ्री रेडिकल, यहाँ जैसे बॉन्ड या शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो सेकेंड स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी। अब इसके बाद ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब नेक्स्ट जो है डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहा है तो बॉन्ड शिफ्ट होता है तो बॉन्ड इधर आएगा तो ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगा। फिर इसके बाद जो है ये डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट होके इस जगह आ जाएगा इस कार्बन पे तो फिर ये शिफ्ट होके इस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और जितने ज्यादा किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, अनुनादी संरचनाएं बनती है, वो उतना ही ज्यादा स्थायित्व बताता है, स्टेबिलिटी शो करता है। बेंजिलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एलिलिक फ्री रेडिकल। इस वही रीजन है जो बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिकॉज benzylic free radical has more resonating structures. As the number of benzene ring increase in benzylic ring, benzylic free radicals, their stability increases accordingly. Increasing order of stability of free radicals is as follows. जैसे CH3 methyl group ये सबसे कम स्टेबल है, then CH3CH2 ethyl group, then CH3 whole twice CH secondary free radical isopropyl वाला, then CH3 whole thrice C means tertiary free radical. Next is CH2 double bond CH2 allylic group. Next C6H5CH2 benzylic free radical. Then C6H5 whole twice CH. अब दो फिनाइल ग्रुप है तो वो ज्यादा और ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे क्योंकि दो बेंजीन रिंग्स है तो दोनों पे जो है डीलोकलाइजेशन होगा तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। देन C6H5 होल थ्राइस C, तीन अगर C6H5 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो और ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो क्रम है वो ये पाया जाता है और इसको हम समझा सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, पी पाई कॉन्जुगेशन से और रेजोनेंस से, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। उससे हम बता सकते हैं कि किस तरह से फ्री रेडिकल्स का स्थायित्व पाया जाता है। और केमिकल रिएक्शंस हम देखें तो मुक्त मूलकों का समान या असमान मुक्त मूलकों से संयोग होता है। जैसे CH3 दो मैथिल रेडिकल जुड़ेंगे तो इथेन का निर्माण होगा। CH3 मीन्स C2H6। अब CH3CH2 एथिल का ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन पे एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो CH3CH2Br, तो इस तरह से एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होगा। और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस भी इसमें आती है इसके अंतर्गत। तो ऐसे बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हम इससे समझा सकते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से के द्वारा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कार्बन फ्री रेडिकल और ये बनते हैं होमोलिटिक फिशन के फलस्वरूप। मुक्त मूलक जो है समान विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं और कार्बन परमाणु इसमें जो है sp2 संकरित अवस्था में होता है। समतलीय त्रिकोणीय प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। इसका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी है। दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि किसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का अगर विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाए, जैसे CH3COO लिया, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, विद्युत अपघटन कराया तो RCOO और K+ बनेगा। अब इसके बाद जो है फिर से हम इसका
एनोड पर जो जाएगा उसमें R फ्री रेडिकल का भी निर्माण होता है, एल्किल फ्री रेडिकल का भी निर्माण होता है और Ca2 एनोड पर निकलती है। तो इस तरह से हम बहुत सारी जो है केमिकल रिएक्शंस हम इससे फ्री रेडिकल के द्वारा जो संपन्न होती है वो समझा सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कार्बन फ्री रेडिकल। थैंक यू।